तो मैं क्या बता रही थी तुम्हें, मैं तर्पण के बारे में बता रही थी। सारी ड्राइंग मुझे अपनी वापस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके चारों तरफ अपन ने पाली बना ली। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मेडिकेटेड जो ऑयल होता है वो भर देते हैं पूरा। कहाँ तक, ये मैंने पलकें इसलिए बताई है कि जहाँ तक पलकें भीग जाए तब तक इसके अंदर वो मेडिकेटेड ऑयल डाल देते हैं। वो क्या करता है, वो आंखों को रिलैक्स करता है। और जो भी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हमेशा वात को कम करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आगे आएगा तुम्हारे, इसी के अंदर आएगा, सुख की अनुभूति करना, सुख से रहना, मनोरथ पूर्ण रहना और मनो अनुकूल विषय का सेवन करना। मतलब सारे रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, पाज अगर लेते हो तुम, ठीक है, अभ्यंग करवाते हो, तो वो सारा वात को कम करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले बोला तर्पण। तो हमने क्या देखा था कि तेल लगाना है। कहाँ लगाओगे, पहली बात तो आइज में, तो अक्षी, आंखों में तेल लगाना ऐसे मत लिखना, अक्षी में तर्पण, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तर्पण। तर्पण का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है हीलिंग, ठीक है। तो अक्षी का तर्पण। फिर क्या बोला, दूसरा क्या बचा, कान। तो कर्ण में पूरण, कान के अंदर तेल डालना। तो कर्ण पूरण के बहुत सारे लाभ बताएं, वो चरक ने बताए हैं, इसके अंदर आचार्य ने नहीं बताया, इसमें सिर्फ चिकित्सा के अंदर मेंशन कर दिया है। लेकिन आचार्य चरक ने कर्ण पूरण से क्या क्या होता है, चरक सूत्र 5 में अपन पढ़ेंगे कि इसके क्या लाभ होते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ बच गई जहाँ पे हम तेल लगाते हैं हमेशा, तो सिर पर तेल का तर्पण करो। सिर पर क्या करना है, अभ्यंग नहीं करना, तेल का तर्पण करना है इसके अंदर। इसमें भी तर्पण करना है, इसमें भी तर्पण करना है, इसके अंदर क्या करना है, ये भी फॉर्म ऑफ तर्पण ही है। इसमें कान के अंदर 3 डाल देते हैं। शिरोधारा के अंदर क्या होता है, व्यक्ति से लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर एक ऐसा बर्तन सा होता है जो कि बहुत महंगा आता है, ठीक है। इसके नीचे होता है छेद यहाँ पे, और इधर अपन तेल या फिर जो भी मटेरियल से अपन को शिरोधारा करनी होती है वो डाल देते हैं। और ये जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी अभी तो अपने यहाँ पे जो है पुराने वाले के अंदर उसमें तो ऐसे हाथ से हिलाना पड़ता है, लेकिन अभी जो नई वाली है, नया जो पंचकर्मा सेंटर अपना बना है ना, वहाँ पे ऐसे मशीनें लगी हुई है, तो ये अपने आप ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को लिटा देते हैं और ये ऐसे रोटेट करता रहता है। तो उसकी जो फोरहेड है, उसकी फोरहेड पे पूरा पूरा एरिया कवर करता है ये, और यहाँ से इसमें जो तेल है इसके ऊपर ऐसे गिरता रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा गिरता रहेगा। तब तक अपन को क्या करना है, इसकी अच्छी तरीके से मालिश करनी है, मसाज करनी है फोरहेड की। बालों के अंदर पूरा वो ऑयल अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, तो अपन को ये करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये शिरोधारा होती है, तो यहाँ पे इसमें शिरोधारा का बोला है, और सच में ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो तेल लगाना है किसके अंदर, अनिद्रा की चिकित्सा में अंदर। कहाँ कहाँ लगाओगे, आँख में लगाओगे, कान में, और एक शिरोधारा करोगे, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, सारे रिलैक्सिंग। तो आ गया अभ्यंग, आ गया उपटन, आ गया स्नान, आ गया नींद आती है ना इसके बाद में। स्नान से वैसे क्या होता है, स्नान करने के बाद में कफ बढ़ जाता है। वैसे तुम बोलोगे स्नान से तो बस ताजगी आ जाती है, स्नान करने से कफ बढ़ता है, ये भी रिलैक्सिंग के अंदर आता है। अगर गर्म पानी से स्नान करते हो, गुनगुने पानी से स्नान करते हो, तो कफ को बढ़ाने वाला काम करता है वो प्रभाव से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्नान भी बोला। तो अभ्यंग बढ़िया तेल लगाओ, उसके बाद में उपटन लगाओ, उसके बाद में नहा लो, ठीक है। और ये 3 जगह तुम तर्पण करो, ठीक है। फिर बोला स्त्री की बाहों में रहना, आलिंगन करना, स्नुक की अनुभूति करना, कृतकृत्यता, मनोरथ पूर्ण होना। ये फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो चीज़ है ना, बस यही पूछते हैं, आहार क्या दोगे और विहार क्या दोगे, बस इतना। अब यहाँ पे ये अब्रह्मचर्य विधि बताइए, यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, ठीक है। फिर भी तुम एक चीज़ें नोट कर लो कि मैथुन जो है, ग्राम्य धर्म जो है, वो कहाँ कहाँ और कब कब नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो जब स्त्री अनुत्तान हो, मतलब सीधी लेटी हुई हो, तो ये जो मैं बोल रही हूँ बस इसको अंडरलाइन कर लो, यही पूछते हैं। वैसे तो नहीं पूछा गया, अगर पूछेंगे तो इससे पूछेंगे। दूसरा, अगर स्त्री रजस्वला हो, अति स्थूल हो, अति कृश हो, प्रसूता हो, गर्भिणी हो, ये पूरी लाइन है ना। अति स्थूल कृशाम सूताम, गर्भिणी अन्य योषिताम। अति स्थूल हो, बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो, ठीक है। सूता मतलब प्रसूता हो, जिसका जस्ट डिलीवरी हुई हो, उसमें नहीं करना, ठीक है, गर्भिणी में नहीं करना। और अन्य योषितम, जो अन्य पराई स्त्री हो तो उसके साथ में मैथुन नहीं करना, ठीक है। बस ये इसके अंदर था। अब आगे जो है ये पूरा इसी का ब्रह्मचर्य का ही वर्णन करेंगे। तो यहाँ से भी कभी कुछ नहीं पूछा हुआ है, पर फिर भी पूछ लो। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बहुत, कि ऋतु अनुसार मैथुन नियम, ऋतु अनुसार कैसे करना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या था, हमने बल बताया था ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। इसके अंदर भी ये जो था शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में क्या था, बल ऐसे कम होता जा रहा था। वर्षा, शरद, हेमंत में बल जो है वो ऐसे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बल सबसे ज़्यादा होगा, कम हो रहा तो ऐसे होगा ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा। तो ये शिशिर और ये हेमंत, इसके अंदर बल सबसे ज़्यादा। तो देखो शिशिर और हेमंत में बल सबसे ज़्यादा। फिर कम सबसे अंदर किस में था, ग्रीष्म और वर्षा के अंदर सबसे कम था।
तो ग्रीष्म और वर्षा, और दो आ गई बीच वाली। अब देखो इसी के ऊपर ये पूरा कंसेप्ट बनाना है, ऋतुचर्या के ऊपर ही बना हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, जिसने वाजीकरण औषधियों का सेवन किया है और जिसका संतर्पण हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हिम ऋतु मतलब हेमंत और शिशिर में यथेच्छ रूप से सेवन करे। क्यों करे, क्योंकि इसके अंदर शरीर का बल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। दूसरा, इसमें वाजीकरण औषधियों का सेवन करके उसका बल को और बढ़ा दिया है और उसका अच्छी तरीके से संतर्पण भी कर लिया है। संतर्पण और अपतर्पण, ये दो चीज़ें होती है, लंघन और बृंघण होता है ना जैसे, वैसे ही संतर्पण और अपतर्पण होता है। ये इसके एक टाइप है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखो कि शिशिर और हेमंत के अंदर कैसा बताया है, यथेच्छ, जितनी इच्छा हो उतना मैथुन करो। फिर वसंत और शरद ऋतु के अंदर, ये कौन सी, ये बीच वाली ऋतु आ गई, तो उसके अंदर 3 दिन को छोड़ करके करो। इसमें 3 दिन, ये फिगर्स याद रखना, 3 दिन को छोड़ के करो। और जो अपनी ग्रीष्म और वर्षा है, इसके अंदर जो बल होता है वो सबसे हीन होता है, तो इसमें 15 दिन छोड़ करके 15 दिन के बाद संभोग करो। तो 15 दिन, 3 दिन और यथेच्छ, इस चीज़ को याद रखना। बाकी इसके अंदर और कुछ भी पढ़ने लायक चीज़ नहीं है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, भ्रम क्लम उरु सारे वही। अगर वात बढ़ेगा, दूसरा इस पहली बात तो इसके अंदर वात बढ़ेगा, मैथुन से वात बढ़ता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, शुक्र धातु कम होती है। तो इसकी जो भी डिसऑर्डर्स होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे तुम इसके अंदर लिख सकते हो, जो कि पूछे नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे नियत मैथुन से लाभ बोला है, ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे चलो, बस ये खत्म हो गया, मैथुन की बात करनी है बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है, सारा क्या है, बॉडी के अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपन को वही चीज़ करनी है, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करनी है। दूसरा, कफ को बढ़ाना है। तो क्या करोगे, मैथुन के बाद स्नान करो, अनुलेपन करो, शीतल वायु, शर्करा प्रधान द्रव्यों का भक्षण करो। शीतल वायु भी यहाँ पे जो है वो प्रभाव से काम कर रही है, क्योंकि ये जो शीतल वायु का सेवन करेंगे, शुक्र का क्या गुण होता है, शुक्र शीत होता है ना, तो ये शुक्र को बढ़ाएगा, प्रभाव से बढ़ाएगा। दूसरा, ये रिलैक्सिंग भी होती है, ठंडी हवा अच्छी लगती है ना, तो वैसी ऐसी शीतल वायु एकदम ठंडी कंप कपाती वाली भी नहीं बोला है। शीतल वायु मतलब ठंडे पंखे में बैठ जाओ, गर्मी का मौसम है तो कूलर के अंदर बैठ जाओ, वो वाली। फिर शर्करा प्रधान द्रव्यों का जो है भक्षण करो। शर्करा क्या होती है, स्निग्ध होती है, शर्करा मधुर भी होती है, तो कफ का बढ़ाने का काम करेगी। तो ये सारे वही है जो बॉडी के अंदर, पहली बात तो जो शुक्र की कमी हो गई है तो शुक्र को बढ़ाएगी, शुक्र को बढ़ाएगी, वात को कम करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, शरीर के अंदर वीकनेस आ गई है तो बृंघण करने वाली जो चीज़ें होगी, तो ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाएगा कि मैथुन के बाद क्या क्या करोगे, पहली बात शुक्र को बढ़ाओगे, वात को कम करोगे और शरीर के अंदर बल उत्पन्न करने वाली ऐसी चीज़ें खाओगे पियोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास को अपन यहीं तक ही रखेंगे, मुझे थोड़ा आज क्या बाहर जाना है ना। और रवीना ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वात की वजह से अग्नि विषम होती है। बिल्कुल, वायु का क्या गुण होता है, वायु का गुण होता है कि वो योगवाही होता है। तो जब कभी वो पित्त के साथ संयोग करता है तब वो अग्नि को तीक्ष्ण कर देगा, लेकिन अगर कभी वो कफ के साथ संयोग करता है तो वो अग्नि को मंद भी तो करेगा। इसीलिए तो हमने बोला कि विषम अग्नि होता है, तो वायु प्रभाव से काम करती है। कभी इसका अक्षन जो होता है वो अन्न को पचाने वाला हो जाता है, कभी इसका अन्न को कम करने वाला होता है। दूसरा यहाँ पे क्या, पहली चीज़ तो ये, अगर इसके यहाँ पे जब हमने निद्रा वाला कंसेप्ट देखा था, हम अकाल शयन कर रहे थे या अति निद्रा भी कर रहे थे, तो उसके अंदर मेनली क्या था, कफ का इन्वॉल्वमेंट था। तो हो सकता है कि वो कभी कफ के साथ इन्वॉल्व हुई हो और कफ के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से अग्निमांद हुआ, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होता है कि वात हमेशा रिलेटेड होती है अग्नि से, क्योंकि अग्नि समीरण अग्नि, वायु के लिए क्या बोलते हैं, समीरण अग्नि टर्म आता है कि वायु जो होती है वो अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। मतलब वायु अगर प्राकृत है तब तो वो अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी, अग्नि को उदीरण करने का काम करेगी। तुम्हें पता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। वैसे ही अगर वायु नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी, अग्नि प्रकुपित नहीं होगी, अग्नि जो अपना काम है वो नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वात के अंदर डिसऑर्डर, वात कुपित हो रही है। एक होता है वृद्धि, एक होता है कुपित। वृद्धि का मतलब वायु बढ़ जाना, कुपित का मतलब होना उसकी जो फंक्शन है उसके अंदर कहीं अनोमली आ रही है। वो कुपित के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायु बहुत ज़्यादा कम भी हो गई, ऐसा भी एक
टर्म देखने को मिलती है। खैर वो तुम्हारे लेवल की बड़ी बात है, ये एक थीसिस में मैंने पढ़ा था कि कुपित का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि वायु जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस चीज़ को छोड़ो, कुपित का मतलब वो अबनॉर्मल हो गई है। तो अगर वात अबनॉर्मल हुई है तो ऑब्वियसली अग्नि भी अबनॉर्मल होगी। जहाँ पर भी जो वातिक प्रकृति के लोग हैं ना, इसीलिए तुम बोलते हैं वातिक प्रकृति वाले लोगों को देखो एकदम दुबले पतले से होंगे बिल्कुल, और उनकी ऐसा लगेगा उनकी जो खाने की कैपेसिटी भी होगी ना तो वो भी अच्छी तरीके से नहीं होगी, वो खाना अच्छी तरीके से खा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी वात डिस्टर्ब है, इसीलिए उनकी अल्टीमेटली अग्नि भी डिस्टर्ब है। समझी रवीना? ओके, तो आज की क्लास यहीं पे डिसमिस करते हैं। कल पढ़ के आना सारे बच्चे, ठीक है? आज तुम लोग पढ़ के नहीं आए तो अब की बार पढ़ के आना। अगली बार जो कल कल तो अब ऑफ हो जाएगा तुम्हारा, मंडे से अपन 8 चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय।